लेकिन कोई अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। हवा उन्हें कहाँ का कहाँ ले गई होगी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। यहाँ से बचकर किसी महफूज जगह तक पहुँच भी सकता हूँ या इन्हीं पहाड़ियों में भटकता हुआ ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँगा। पैराशूट के जरिए उतरते हुए मैंने दूर किसी बस्ती की रोशनी देखी थी। इन बस्ती वालों ने जहाज की आवाज़ सुनी होगी और जहाज को तबाह होते भी देखा होगा। अगर वो कोई आम सी बस्ती थी तो मुमकिन है कि किसी ने तवज्जो ना दी हो, लेकिन अगर वो कोई फौजी कैंप था तो उन्हें ज़रूर तशवीश हुई होगी। रात के वक्त वादी कश्मीर के किसी भी हिस्से में किसी हवाई जहाज़ के आने की तवक्को नहीं की जा सकती। दिल्ली पठानकोट से श्रीनगर के लिए एयर इंडिया लाइन की परवाज़ें दिन के वक्त आती थी और यही परवाज़ें कारगिल और लिया का चक्कर भी लगाती थी, लेकिन रात के इस वक्त तो किसी परवाज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर वो रोशनियाँ किसी फौजी कैंप की थी तो मुमकिन है कोई पार्टी तबाह होने वाले जहाज़ की तलाश में रवाना भी हो चुकी हो या रवाना होने वाली हो। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उठकर पहाड़ी पर चढ़ता चला गया। एक जगह रुक कर मैं नशे में देखने लगा, लेकिन जाहिर है तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तिरमेज़ का नाम लेकर पुकारने लगा। मेरी आवाज़ पहाड़ों में बाज़गश्त पैदा करती रही, लेकिन कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। तिरमेज़ शायद मुझसे बहुत दूर निकल गया था। मैं दूसरी तरफ नशे में उतरने लगा। 2 घंटों तक चलते रहने के बाद मैं रुक गया। इस तरह तारीकी में मारे मारे फिरना भी खतरे से खाली नहीं था। कोई हादसा भी पेश आ सकता था, इसलिए मैंने दिन की रोशनी फैलने का इंतजार मुनासिब समझा और एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस अपने मिशन की नाकामी का था। हमें असले की वो पेटियां सोनामार्ग के करीब एक खास मकाम पर गिरा कर वापस चले जाना था। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक मुकर्ररा मकाम पर ज़मीन से हमें रोशनी की मखसूस सिग्नल मिलने थे। हम असले की पेटियां, जिनके साथ पैराशूट भी थे, जहाज से गिरा देते और चक्कर काटते हुए वापस चले जाते, लेकिन हमारा जहाज एयर पॉकेट में फंस गया। इससे बचकर निकले तो इंकशाफ हुआ कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल चुके थे और वापस आते हुए वो हादसा पेश आया जिससे न सिर्फ असले की पेटियां नीचे गिर गई, बल्कि हमें भी अपनी जानें बचाने के लिए जहाज से छलांग लगानी पड़ी और जहाज भी किसी जगह गिर कर तबाह हो गया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि असले की पेटियां किस इलाके में गिरी थी, तिरमेज़ कहाँ था और मैं कहाँ था। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात ये थी कि हमारा मिशन नाकाम हो गया था और करोड़ों डॉलर मालियत का वो असला भारतीय दरिंदा सिफत फौजों से बरसरे पैकार मुजाहिदीन तक पहुंचने के बजाय ज़ाया हो गया था। इस मिशन की नाकामी से जहां एक तरफ भारी माली नुकसान हुआ था, वहां मुजाहिदीन की सरगर्मियां भी मुतासिर होने का अंदेशा था। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर अपने बारे में बता देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप इस दास्तान में मेरा किरदार का सही तयन कर सकें। मैं 1966 में सोपोर में पैदा हुआ था, श्रीनगर से तकरीबन 50 मील दूर और वुलर झील के करीब। ये एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा है। खुदा ने इस कस्बे के लोगों को जिंदगी की हर नेमत से नवाजा है। जरखेज ज़मीनें, ठंडे और मीठे पानी के चश्मे, कुदरती हुस्न से मालामाल ये इलाका हर किस्म की पैदावार के लिए भी पूरी वादी में मशहूर है। चावल और ज़ाफ़रान के अलावा यहाँ दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन वादी के दूसरे बाशिंदों की तरह यहाँ के लोग भी आज़ादी की नेमत से मरहूम हैं। मैंने जब से होश संभाला है अपने लोगों को जुल्म की चक्की में पिसते हुए देखा है। भारतीय साम्राज्य वादी के बाशिंदों को पिछले 50 बरसों से जिस तरह जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे वालिद रसूल बख्श सोपोर की एक मस्जिद के पेश इमाम थे। गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। आसपास की बस्तियों में भी इन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उनकी थोड़ी बहुत ज़मीनें भी थीं जिन पर वो बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते और उस पर पैदा होने वाले अनाज की सारी आमदनी मुजाहिदीन के हवाले कर देते, जो बरसों से कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, ज़ैनब 2 साल और राबिया मुझसे 4 साल बड़ी थी। उन्हें सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक तालीम दिलाई गई थी, अलबत्ता दीनी तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। दोनों हाफिज कुरान थी। वालिद साहब ने इन्हें फिक़्ह और हदीस के इल्म से भी आरास्ता कर दिया था। वालिद साहब मुझे आला तालीम दिलाना चाहते थे, लेकिन भारत के मुतासिब हिंदू हुक्मरानों ने कश्मीर के मुसलमानों पर तो अरसा हयात तंग कर रखा था। आला तालीम का हसूल एक ख्वाब बनकर रह गया था। मैं कस्बे के एक हाई स्कूल से सिर्फ मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सका और इसके बाद मैंने खेती बाड़ी संभाल ली। मैं जानता था कि ज़मीन की आमदनी का एक एक पैसा मुजाहिदीन को दे दिया जाता था, इसलिए मैंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया था। बाज़ औक़ात मुजाहिदीन किसी भारतीय फौजी दस्ते से झड़प के बाद पनाह लेने के लिए हमारे कस्बे की तरफ भी आ जाते थे। गाँव वालों ने इन्हें भी मायूस नहीं किया था। कई रोज़ तक उन्हें न सिर्फ छुपाए रखा जाता
بلکہ ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا۔ ایسے معاملات میں میرے والد صاحب ہمیشہ پیش رہتے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ان سے مشورہ ضرور لیا جاتا۔ مجاہدین جب ہمارے قصبے میں چھپے ہوئے ہوتے تو میں ان سے ملتا اور ان کی باتیں سنتا۔ ان کی ولولہ انگیز باتوں سے میرے اندر ایک تحریک سی پیدا ہوتی، خون جوش مارنے لگتا اور میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لوں، اپنی سرزمین سے ہندو بھیڑیوں کے ناپاک وجود کو مٹانے کے لیے ان پر گولیاں برساؤں۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن مجاہدین کے خیال میں ابھی بہت چھوٹا تھا۔ یہ 1981 کی بات تھی۔ کشمیر کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ جوش و ولولے کی ایک نئی لہر اٹھی تھی جس نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بھارتی فوج کا کوئی بھی دستہ مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ فوجی قافلوں پر حملے ہو رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں کا کوئی بھی کیمپ مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ وادی کے مختلف علاقوں میں روزانہ 20 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے تھے۔ ان کی لاشیں جب دلی پہنچتی تو کوہرام سمجھ جاتا تھا، صفحہ ماتم بچ جاتی۔ بھارتی سورما مجاہدین سے تو مار کھا جاتے، مگر اس کا انتقام لینے کے لیے نہتے اور بے گناہ و کمزور لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پر ٹوٹ پڑتے، بوڑھے اور معصوم بچوں تک کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ بھوکے اور خونخوار بھیڑیوں کی طرح عورتوں پر ٹوٹ پڑتے۔ اجتماعی آبروزنی کے واقعات عام ہو چکے تھے۔ درندہ صفت بھارتی فوجیوں کے ان ظالم اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے وادی کے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے۔ مجاہدین نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اپنی عورتوں کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے وہ قہر بن کر بھارتی فوجیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ کسی فوجی قافلے کو گھیرے میں لیتے تو ایک بھی فوجی بچ کر نہ نکل پاتا۔ کسی کیمپ پر حملہ آور ہوتے تو اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیتے۔ میں 15 سال کا ہو چکا تھا، رائفل کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ مجاہدین کی شانہ بشانہ بھارتی سامراجوں کے خلاف لڑوں، مگر قصبے کے لوگوں نے مجھے اور چند لڑکوں کو روکے رکھا تھا۔ ان کے خیال میں فی الحال ہم قصبے میں ہی رہ کر مجاہدین کی بہترین خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو اپنے ہاتھوں سے ہمیں رائفلیں دے کر رخصت کریں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی بستی میں پوری وادی کی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ سوپور تو ایک قصبہ تھا۔ سری نگر اور مختلف شہروں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ انہی لوگوں سے وادی کے حالات سن کر میں کڑتا رہتا اور میرا خون کھولتا رہتا۔ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہمارا یہ حق بھارت کے متعصب ہندو حکمرانوں نے غصب کر رکھا تھا۔ وہ طاقت کے بلبوتے پر ہمیں اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن دنیا نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ہم غلام بن کر نہیں، آزاد اور خود مختار انسانوں کی طرح جینا چاہتے ہیں، اور وادی کے مسلمان اپنا یہ حق چھیننے کے لیے ہی طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو الجھانے میں سیاسی عوامل کارفرما ہیں۔ میں سیاست میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وادی کے بعض بااثر مسلمان رہنما کشمیر کار سے غداری نہ کرتے تو آج یہ مسئلہ بڑی حد تک سلجھا ہوا ہوتا۔ لیکن المیہ تو یہی ہے کہ شیر کشمیر کہلوانے والوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا اور اپنی ہی سرزمین سے غداری کی۔ ذاتی اقتدار کی لالچ میں انہوں نے معصوم کشمیریوں کی پشت میں چھرے گھونپ دیے اور ان کی قسمت کی ڈور متعصب ہندو حکمرانوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ لیکن بھارتی حکمرانوں کو بھی بخوبی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ کشمیر اتنا تر نوالا نہیں جسے آسانی سے ہضم کیا جا سکے۔ بھارتی حکمرانوں کی بھی توسیع پسندی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مثال مشہور ہے کہ لنکا سے جو بھی نکلا 52 گز کا ہی نکلا۔ بھارت میں جو بھی برسرِ اقتدار آیا رہنا پجاری ہی نکلا۔ زبان سے امن اور بھائی چارے کا درس دینے والے جنگی جنون میں مبتلا ہی پائے گئے۔ پچھلے 50 برسوں میں انہوں نے حالات کے بلبوتے پر آس پاس کی چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں پر جس طریقے سے قبضہ کیا، اس کے بارے میں دنیا ہی جانتی ہے۔ گورکھوں پر طلاق سے آزادی لادنے کے بہانے بغاوت کرائی اور بالآخر طاقت کے بلبوتے پر خود گور پر قبضہ کر لیا۔ برما کی ریاست آسام پر بھی طاقت کے زور پر مسلط ہو گئے۔ ناگا قبائل 50 سال گزرنے کے بعد آج بھی بھارتیوں کے لیے لوہے کے چنے بنے ہوئے ہیں۔ سکم اور بھوٹان پر طاقت کے ذریعے قبضہ کیا۔ 1971 میں پاکستان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اندرا کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان کو بھی طاقت کے زور پر بھارت میں ہضم کر لیا جائے گا، مگر منگالیوں نے ٹھینگا دکھا دیا۔ کشمیر 50 سال سے سانپ کے منہ میں چچندر بنا ہوا ہے، اور بھارتی حکمران جان چکے ہیں کہ وادی میں بعض غداروں کی موجودگی کے باوجود کشمیر پر مکمل قبضے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں یہ سب کچھ سوچتا رہتا اور کڑتا رہتا۔ میں اپنی سرزمین کو
इन भारतीय भेड़ियों के नापाक वजूद से पाक करना चाहता था, लेकिन बच्चा समझकर मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता। लेकिन बिलाखिर एक रोज़ किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जिन मुजाहिदीन को ज़मीन की आमदनी भेजा करते थे, वो कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। मुजाहिदीन की उसी जमात के लीडर अब्दुल रशीद अब्बासी ने पैगाम भेज दिया कि रकम श्रीनगर भेज दी जाए। उसने ये पैगाम एक औरत के हाथ भिजवाया था। वालिद साहब को गुलनाज नामी उस औरत पर कोई शुबा नहीं था। वो पहले भी 2-3 मरतबा आ चुकी थी, लेकिन हर मरतबा उसके साथ कोई न कोई आदमी ज़रूर होता था, मगर इस मरतबा वो अकेली आई थी और वालिद साहब उस अकेली को इतनी बड़ी रकम देकर भिजवाना नहीं चाहते थे। इसलिए मुझे और सुल्तान नामी एक लड़के को उसके साथ जाने को तैयार किया गया। गुलनाज एक अधेड़ उम्र और सेहतमंद औरत थी। बस में वो मेरे साथ बैठी थी, जबकि सुल्तान हमसे पिछली सीट पर बैठा था। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। श्रीनगर मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं पहले भी कई मरतबा यहाँ आ चुका था, लेकिन आज कुछ और ही बात थी। मैं एक अहम मिशन पर था और अपने आप में एक अजीब सनसनी सी कैफियत महसूस कर रहा था। श्रीनगर में अड्डे पर लारी से उतरते ही मैंने शहर में गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। बस अड्डे के आसपास की दुकानें बंद थी और फिजा में आंसू गैस की बू रची हुई थी। हम बस से उतरकर चंद कदम ही चले थे कि एक आदमी किसी तरफ से आकर हमारे साथ साथ चलने लगा। मैंने और सुल्तान ने बॉडीगार्ड्स की तरह गुलनाज को अपने दरमियान ले रखा था। वो आदमी चंद कदम तक हमारे साथ साथ चलता रहा। फिर शायद उसने हमारे बारे में कोई राय कायम कर ली थी। फिर उसने जैसे ही मुझे एक तरफ हटाकर गुलनाज के करीब आने की कोशिश की तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, उस शख्स ने गुलनाज की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। लाहौरी मोहल्ले की तरफ गड़बड़ है, बंद की तरफ चली जाओ। कमांडर पोस्ट नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो शख्स हमसे अलग हट गया। मैंने उसे तेजी से बाईं तरफ जाते हुए देखा और फिर गुलनाज की तरफ देखने लगा। गुलनाज के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सरगोशी की, परेशान मत हो, अपना ही आदमी था। लाहौरी मोहल्ला शहर के अंदरूनी इलाके में था, मगर उस शख्स से ये पैगाम मिलने के बाद गुलनाज ने अपना रास्ता बदल दिया। मैं और सुल्तान अब भी उसके दाएं बाएं चल रहे थे। हम एक तवील चक्कर काट कर जीरो ब्रिज पर पहुंच गए। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि दरिया झेलम श्रीनगर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ पुराना शहर जिसकी आबादी गुंजान है, आड़ी तिरछी गलियाँ किसी कदीम शहर का मंजर पेश करती हैं। दरिया की दूसरी तरफ मॉडर्न आबादी है। सेक्रेटरीट, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और ज़्यादातर सरकारी इमारतें उसी इलाके में है। सियासतदान और वज़रा के बंगले भी उसी तरफ हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो ये सब से जदीद और बारौनक इलाका हुआ करता था। बड़े बड़े सुपर स्टोर और हैंडीक्राफ्ट्स की बेशुमार बड़ी बड़ी दुकानें इसी इलाके में हैं। ये बंद का इलाका कहलाता है। शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दरिया झेलम पर कई पुल बने हुए हैं, जिन्हें नंबरों या नामों से पहचाना जाता है। हम जिस पुल की तरफ आए थे वो जीरो ब्रिज कहलाता था। रास्ते में हमें एक तांगा मिल गया। 2 आदमी पहले ही बैठे हुए थे, एक आगे एक पीछे। पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स की उम्र 55 के लगभग रही होगी। मुश्त पर सफेद दाढ़ी, सर पर नमाजियों वाली टोपी और हाथ में तस्बीह। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। खौफ और दहशत कश्मीर की वादी के बासियों का मुकद्दर बन चुका था। अगर मुकाबला इंसानों से होता तो उस खौफ से निजात हासिल की जा सकती थी, मगर ये तो भेड़िए थे, दरिंदे जो रहम करना तो जानते ही नहीं थे। बच्चा बूढ़ा जो भी उनके हाथ लग जाता उसे बेदर्दी से मार डालते। औरतों पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता था। गुलनाज तांगे की पिछली सीट पर सफ़ेद दाढ़ी वाले उस बूढ़े के साथ बैठ गई। मैं और सुल्तान अगली सीट पर टिक गए। तांगे में जुता हुआ घोड़ा भी मरियल सा था, जो बड़ी मुश्किल से हमारा बोझ खींच रहा था। जीरो ब्रिज पर पुलिस के साथ दरिंदा सिफत फौजी भी राइफलें ताने खड़े थे, जो खूनख्वार नजरों से आने जाने वाले को देख रहे थे। कई लोगों को पूछगछ के लिए रोक रखा था। हमारे तांगे को भी रोक लिया गया। एक पुलिस वाले और 2 फौजी थे। उन्होंने पहले गहरी नजरों से हम सब का जायजा लिया। फिर एक फौजी ने हमें नीचे उतरने का हुक्म दिया। बूढ़े का चेहरा खौफ की शिद्दत से सफ़ेद पड़ गया था। पहले उस बूढ़े से ही कुछ सवाल किए गए। पुलिस वाले ने उसकी जामा तलाशी ली और उसे इस तरह एक तरफ धक्का दे दिया कि वो गिरते गिरते बचा था। फिर वही फौजी गुलनाज की तरफ मुतवज्जा हो गया। गुलनाज की उम्र 40-41 साल की रही होगी। उसकी ना सिर्फ शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, बल्कि जिस्मानी तौर पर उसमें बड़ी कशिश थी। भारतीय फौजी उससे सवालात करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। उनकी नज़रों में हवस झलक रही थी। गुलनाज बड़े
मुतमईन लहजे में उसके सवालों के जवाब दे रही थी। इस थैली में क्या है? फौजी ने उसके हाथ में पकड़ी हुई थैली की तरफ इशारा किया। सेब है, असला नहीं। गुलनाज ने थैला उसके सामने कर दिया। इस मर्तबा फौजी ने बड़ी खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखा था। उसने गुलनाज के हाथ से थैला छीन लिया, अंदर हाथ डालकर अच्छी तरह चेक किया और अपने करीब खड़े हुए पुलिस वाले की तरफ बढ़ा दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा। फौजी ने गुलनाज को हुक्म दिया। औरतों की जावा तलाशी लेना और तलाशी के दौरान बदतमीजी करना रोज का मामूल बन चुका था। एहतजाज की परवाह किसे थी? गुलनाज ने गहरे नीले टखनों तक लंबा चौगा नुमा कमीज पहन रखी थी, सर पर रुमाल बांधा हुआ था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मेरा ख्याल था कि गुलनाज ने मेरे वालिद से ली हुई रकम कमीज के अंदर कहीं छुपा रखी थी और अब वो रकम उस फौजी के हाथ लग जाएगी। उस फौजी को शायद कोई शुबा था कि गुलनाज ने ढीले ढाले लिबास के अंदर कोई असला छुपा रखा होगा और वो लिबास को महज थपथपा कर अपना इत्मीनान कर लेगा। लेकिन वो एक हाथ से गुलनाज के सीने को टटोलने लगा तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और ठीक उसी लम्हे गुलनाज ने भी अपने दोनों हाथ नीचे कर दिए। अपने गंदे हाथ दूर रखो, मैं चीखा। अगर इसकी तलाशी लेनी है तो किसी लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। गुलनाज ने भी चीखते हुए उसका हाथ झटक दिया। गुलनाज की मजम्मत और मेरा तर्ज अमल उस फौजी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। उसने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं लड़खड़ा गया। मेरे मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई थी। इससे पहले कि मैं संभल पाता उसने मेरे कंधे पर राइफल का बट रसीद कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी टूट गई हो। मैं चीख कर नीचे गिरा तो उसने मेरे चेहरे पर ठोकरों की बारिश कर दी। उसके बूट की ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से पर लग रही थी। हर ठोकर के साथ मैं बिलबिला उठता। पुल पर ट्रैफिक रुक गई, लोग जमा हो रहे थे लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था। गुलनाज चीख चीख कर मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे फौजी ने गुलनाज को बाजुओं से पकड़कर जोरदार धक्का दिया। वो भी चीखती हुई एक तरफ गिरी। उसी वक्त चंद आदमियों ने जुर्रत से काम लेते हुए मदाखलत की। उन दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों के काम में मदाखलत करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। इत्तफाक से एक पुलिस अफसर भी जीप से उस तरफ आ निकला। लोगों ने उस पुलिस ऑफिसर को घेर लिया। गुलनाज अब चीख चीख कर इन फौजियों को बुरा भला कह रही थी। वो पुलिस अफसर भी अगरचा हिंदू ही था लेकिन सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को ताड़ गया था। वो मुझे फौज के चुंगल से छुड़ाकर एक तरफ ले गया। मेरे मुंह और नाक से खून बह रहा था। मैं कमीज के दामन से खून साफ करने लगा। गुलनाज भी मेरे करीब ही आ गई। उसने सर पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और मेरा हाथ हटाकर नाक और होंठों से खून पोंछने लगी। साथ ही वो चीख चीख कर उन फौजियों को गालियां भी दे रही थी। अब तुम लोग जाओ, पुलिस अफसर ने हमारे करीब आते हुए कहा। मैं उसके खिलाफ यूनिट में रिपोर्ट करूंगा। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? गुलनाज गुर्राई। इसका तबादला कर दिया जाएगा, किसी और जगह भेज दिया जाएगा जहाँ इसे मजीद खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। इन भेड़ियों को वादी से निकलना होगा। हम जब तक वादी को उनके नापाक वजूद से पाक नहीं कर देंगे इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज इस बेगुनाह और मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया है, कल इसके हाथ में राइफल होगी और ये इंतकाम लेगा। इंतकाम। पुलिस अफसर का ख्याल था कि गुलनाज इसी तरह चीखती रही तो आसपास खड़े लोग बिगड़ जाएंगे और सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो जाएगी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जीप में बिठाया और गुलनाज को भी हाथ पकड़कर खींचने लगा। चलो जीप में बैठो, इस लड़के को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। गुलनाज अब भी फौजियों को गालियां बक रही थी। मैंने इस तरफ देखा। ब्रिज पर मौजूद तमाम पुलिस वाले और फौजी राइफलें संभाले अलर्ट खड़े थे। गुलनाज जीप में बैठी तो उसने सुल्तान को भी पकड़कर ऊपर खींच लिया। सुल्तान अब तक एक तरफ खड़ा रहा था। उसका चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। वो तो मुझसे ज्यादा जोशीला था लेकिन मैं नहीं समझ सका था कि वो अब तक खामोश क्यों रहा था और बुज़दिलों की तरह एक तरफ क्यों दुबका खड़ा रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आया था लेकिन फिर सोचा कि इसने अलग रहकर अक्लमंदी का सबूत दिया था। अगर वो मदाखलत करता तो उसका हशर भी मुझसे मुख्तलिफ ना होता। जीप बंद के इलाके में एक शॉपिंग सेंटर के करीब रुक गई। पुराने शहर में हंगामे का असर यहाँ भी हुआ था और बहुत सारी दुकानें बंद थी। पुलिस और फौजियों का गश्त यहाँ भी जारी था। वो पुलिस अफसर हमें जीप से उतारकर एक क्लिनिक में ले गया जिसके दरवाजे के ऊपर डॉक्टर गुलाम नबी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस अफसर मुझे डॉक्टर के हवाले करके चला गया। उसने डॉक्टर को हिदायत दी कि हमसे कोई फीस ना ली जाए। क्लिनिक में इस वक्त 2-3 मरीज और भी थे लेकिन डॉक्टर फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरा निचला होंठ फट गया था, नाक से भी खून बह रहा था।
जिस्म के हर हिस्से पर टीसें उठ रही थी। बाएं कंधे में ज्यादा तकलीफ थी। आधे घंटे बाद हम डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आए तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थी। डॉक्टर ने अगरचा मुझे दर्द रफा करने वाली 2 गोलियां खिला दी थी, लेकिन फौरी तौर पर दर्द में कोई अफाका नहीं हुआ था, बल्कि तकलीफ बढ़ती जा रही थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों और गलियों पर चलते रहे। इस इलाके में बड़े बड़े आलीशान बंगलों और चमचमाती कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी ने इन दौलतमंदों की जिंदगी को किसी पहलू से भी मुतासिर नहीं किया था। वो पहले भी ऐश कर रहे थे और आज भी सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे। आग और खून का खेल तो गरीबों का मुकद्दर बन चुका था। आज़ादी की लगन तो इन्हीं लोगों की थी जो एक वक्त की रोटी से भी महरूम थे, जो अपना हक हासिल करने के लिए हिंदू साम्राज्य को वादी से निकालना चाहते थे। यही लोग सर पर कफन बांध कर और जान हथेली पर रख कर फिर रहे थे। यही लोग बहादुर दरिंदों के जुल्म और तशद्दुद का शिकार होते थे। यही दीवाने गोलियों की बाढ़ अपने सीनों पर रोकते थे। इन्हीं के घरों को जलाकर राख कर दिया जाता था। इन्हीं के मासूम बच्चों को चीर कर फेंक दिया जाता था और इन्हीं की औरतों की बेरुमती की जाती थी। कोई दौलतमंद मुजाहिदीन की किसी तहरीक में शामिल नहीं। इनके नर्म और गुजीद हाथों में कभी राइफल नहीं देखी गई थी। ये लोग घरों से निकलते तो दर्जनों गार्ड इनकी हिफाजत करते। ये सिर्फ दौलत समझते हैं और बयानात जारी करते हैं। हम श्रीनगर क्लब के पीछे से होते हुए एक और सड़क पर मुड़ गए और तकरीबन 20 मिनट तक मुख्तलिफ गलियों में चलते रहे। फिर एक बंगले के गेट में दाखिल हो गए। गेट की दूसरी तरफ करीबन 5000 मुरब्बा गज खुली जगह थी, जिसमें सेब और अखरोट के लातादाद दरख्त थे। खुदरो झाड़ियों और बेतरतीब घास से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस जगह की देखभाल पर तवज्जो नहीं दी जाती। एक तरफ बंगले की इमारत थी। इमारत की हालत देखकर इसे बड़ी आसानी से आसारे कदीमा में शुमार किया जा सकता था। बरसों पहले शायद रंग रोगन किया गया होगा। अब तो दीवारों का पलस्तर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। बरामदे के सामने अखरोट के 2 बड़े ऊंचे दरख्त थे, जिनकी घनी शाखों ने बंगले की छत पर साया कर रखा था। बरामदे के सामने 3 कुशादा सीढ़ियां थी। सीढ़ियों और बरामदे का फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। बरामदे के सतूनों का पलस्तर भी उखड़ा हुआ था। बरामदे में हमारा इस्तकबाल एक बूढ़ी औरत ने किया। गुलनाज के साथ मुझे और सुल्तान को देखकर वो चौंके बगैर ना रह सकी। मेरा होंठ और नाक पर बैंडेज देखकर उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो हमें एक कमरे में ले गई जहाँ बिछी हुई दरी पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो हमें देखते ही उठकर खड़े हो गए। उनमें से एक की दाढ़ी, सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। सर पर चित्राली टोपी थी। उसने सुरमई रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और ऊपर स्याह रंग की वास्केट थी। उसके करीब ही फर्श पर सब मशीन गन और गोलियों की भरी हुई बेल्ट रखी हुई थी। वो अपने मुजाहिदीन की तंजीम का कमांडर अब्दुल रशीद अब्बासी था। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। दूसरे की उम्र भी 25-26 के लगभग रही थी। वो क्लीन शेव था। कमांडर अब्दुल रशीद कई मरतबा सोपूर आ चुका था। उसने फौरन ही मुझे पहचान लिया। मेरी हालत देखकर उसके आंखों में तशवीश उभर आई। क्या हुआ इसे? इसकी हालत कैसे हुई? उसने पूछा। बताती हूँ। गुलनाज दरी पर बैठते हुए बोली। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर जीरो ब्रिज पर पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी कि मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा देती, लेकिन अफसोस मैं उस वक्त खाली हाथ थी। घबराओ नहीं शिमरोज, कमांडर रशीद मेरी तरफ देखते हुए बोला। तुम पर भारतीय भेड़ियों का ये पहला हमला है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इसका बदला मैं लूंगा, लेकिन तुम इस मार को नहीं भूलोगे। एक एक चोट को याद रखोगे। अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपने हाथ में राइफल उठा लो।